हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 29 जनवरी 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कल आपसे मैंने दो सवाल पूछे थे, उन दोनों का जवाब क्या था। एक सवाल मैंने पूछा था कि 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाया गया और 2021 को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो उनमें से 2020 वाला आंसर था सुशासन संकल्प के रूप में और 2021 को सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। यह बात आप लोगों को याद रखनी थी। आज का पहला क्वेश्चन होगा कि पूर्व सीपीएस जिन्होंने एक साल पहले विधानसभा चुनाव में इनेलो छोड़ भाजपा में आए थे, अब वे भाजपा पार्टी भी छोड़ दी है। कल आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि इनेलो के एकमात्र विधायक जो कि एलनाबाद सीट से विधायक की जीत प्राप्त की थी, उन्होंने कृषि कानूनों के विरोध में अपने इस विधायक पद को जो है त्याग दिया या यूं कहिएगा इस्तीफा दे दिया। वहां पे आने वाले 5-6 महीने में दोबारा से जो है उपचुनाव होंगे। तो थोड़ा टाइम पहले आप लोगों ने बड़ौदा के भी देखे थे कुछ ऐसे ही। अब रिसेंटली ऐसे ही कृषि कानूनों के विरोध में जो है रामपाल माजरा जी ने जो है वो भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया या यूं कहिएगा सभी पार्टियों से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। ये हरियाणा के सीपीएस यानी कि चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज रह चुके हैं, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि ये 40 साल से जो है सक्रिय राजनीति में काम कर चुके हैं ये। और जो 3 कृषि कानून है इनके खिलाफ जो है इन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया है और भाजपा पार्टी से इस्तीफा दे दिया है रिसेंटली इन्होंने। तो ये बात तो आप लोगों को याद रखनी ही रखनी है। अब यूं कह सकते हो आप लोग, हरियाणा की राजनीति में इन दिनों बहुत बड़ी हलचल है। एक दिन पहले ही जहां अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया, वहां पे जो है रामपाल माजरा साहब ने जो पार्टी छोड़ दी है। वैसे 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान जो है ये इनेलो छोड़ के भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन इनको मिला कि ये पार्टी भी कोई ठीक ठाक नहीं है, इस वजह से ये यहाँ से भी जो है छोड़ के चल चुके हैं ये। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 फरवरी से किस एप्लीकेशन के माध्यम से स्टूडेंट ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट देंगे, जिसमें तीसरी से 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों को ऑनलाइन शामिल किया जाना है। इस एप्लीकेशन का नाम जरूर याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होगी ये। इस एप्लीकेशन का नाम है अवसर एप्लीकेशन, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 1 फरवरी से जो है 1 फरवरी 2021 से अवसर एप्लीकेशन के माध्यम से स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट देंगे। इसमें तीसरी से 9वीं और 11वीं कक्षा के स्टूडेंट जो है ना, उनको ऑनलाइन तरीके से शामिल किया जाना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सा होगा ये अवसर एप्लीकेशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि विश्व की सबसे बड़ी हड़प्पा कालीन साइटों में शुमार हरियाणा के राखी गढ़ी में खुदाई फरवरी में फिर से शुरू होगी। इस सभ्यता का पहली बार पता कब चला था और इन टीलों पर खुदाई जो है वो कब शुरू की गई थी। आप लोगों ने राखी गढ़ी को तो बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन एक क्वेश्चन आप लोगों को यूनिक और याद कर लेना है कि सभ्यता का पहली बार पता कौन से साल में लगा, या इन टीलों पे खुदाई जो है वो कब शुरू हुई, या यहाँ पे टोटल कितने टीले हैं। एक बात तो आपको मैं बता देता हूं, हाल फिलहाल में करंट अफेयर का क्वेश्चन तो ये बन रहा है कि आने वाला जो फरवरी 2021 है, यहां पे जो है फरवरी 2021 में फिर से जो है यहां पे खुदाई करवाई जाएगी। मैंने एक शब्द यूज किया है विश्व की सबसे बड़ी, इसमें कोई देखो शंका नहीं है। हड़प्पा सभ्यता जो है ना उससे भी बड़ी, एक्चुअल में इसको पूरी को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा शहर हमें हड़प्पा मिला था, तो करके हम लोग इसे हड़प्पा सभ्यता ही कहने लग गए थे। लेकिन अब यूं कहिएगा आप लोग, इस सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा जो है या विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता जो है ना, ये राखी गढ़ी बनने जा रही है। ये राखी गढ़ी गांव जो है इसको हरियाणा सरकार एक टूरिज्म हब के रूप में विकसित कर रही है। दूसरी बात है, यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय भी बनाने की कोशिश हो रही है। और इस गांव को जो है या यूं कहिएगा यहाँ पे पहली बार सभ्यता का पता लगा था 1997 में, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। राखी गढ़ी की सभ्यता आप मुझसे पूछे सर कितने एकड़ में है, तो देखो अभी तक तो ये माना गया है कि 550 एकड़ से भी ज्यादा का इलाका है। ये वैज्ञानिक कहते हैं तो तकरीबन 900 एकड़ तक की भूमि जो है यहाँ पे मिल सकती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी है। सर फरवरी में यहाँ पे कौन आएंगे, तो फरवरी में यहाँ पे आएंगे डेक्कन यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर है जिनका नाम है प्रोफेसर वसंत सिंधे, और ये आएंगे नारनौद के राखी गढ़ी गांव में आएंगे। ये इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि आप लोग जब हरियाणा जी के पढ़ते हैं तो बहुत सारी खुदाई के दौरान इनका नाम बहुत बार आया है ये।
तो इस साइट पे फिर से जो है खुदाई करवाने का काम जो है होगा। वैसे ऐसा माना जा रहा है कि जो ये राखी गढ़ी सभ्यता है ना, यहाँ पे बहुत सारे नर कंकाल मिल चुके हैं और इन कंकालों के डीएनए जो रिपोर्ट हुई है ना, उससे ये पता लगा कि आर्य कहीं बाहर से नहीं आए थे, आर्य यहीं के मूल निवासी थे, हिंदुस्तान में ही थे वो, कहीं बाहर से नहीं आए थे, यहीं के मूल निवासी थे वो। के अलावा बहुत सारे बर्तन भी मिले हैं। इससे ये पता लगा कि लोग जो है उनका व्यंजन बहुत अलग प्रकार का था, जैसे शहद है, केले से बने मीठे चावल है, ऐसे खट्टी दाल है, ऐसे कई प्रकार के जो है ये भोजन के रूप में अपने शामिल किया करते थे। और एक बात और याद रखिएगा कि अभी तक यहाँ पे केवल 1% जो है जमीन की खुदाई हुई है। यहाँ पे टोटल 9 टीले हैं, जिसमें टीला नंबर 1, 2, 4, 6 और 7 पे खुदाई हो चुकी है, बाकी पेंडिंग है अभी तक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि गैलेंडर्स बीमारी किस जीव से संबंधित है, जिसका हिसार NRCE की रिपोर्ट में सामने आया है कि हाल ही में इस बीमारी का फैलने का खतरा बढ़ा है। पहले तो आपको ये देखना है कि गैलेंडर्स बीमारी जो है ये क्या है और अब हाल फिलहाल में ये चर्चा में इतनी क्यों है। तो इसका सही आंसर तो होगा घोड़ों से संबंधित है ये बीमारी। अब हाल फिलहाल में इतनी चर्चा में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली उत्तर प्रदेश में 11,000 से ज्यादा सैंपल लिए गए थे और इनको जो है राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र, जो कि कहां पड़ता है, जो पड़ता है हरियाणा हिसार के अंदर पड़ता है, यहां पे सैंपल पहुंचे, जिसमें से 76 सैंपल जो है ना, 76 सैंपल ये पॉजिटिव मिले। और यूपी के 28 जिलों में जो है ये मामला फैलने का सामने दिख रहा है। और इसके साथ में यूपी से बाहर जितने भी एनिमल हस्बेंड्री या यूं कहिएगा पशुपालक है, जो घोड़ी है, खच्चर है, ये दूसरे राज्यों में जैसे पशु लेके गए थे, तो उसका हाल ही का मामला था कि हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी जो है ये उसी वजह से संक्रमित पशु मिले थे। यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि पिछले 3-4 सालों में गैलेंडर्स का मामला जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 50 से ज्यादा जिलों में जो है अपने पांव पसार चुका है। अभी रिसेंट बहुत ज्यादा खतरा है। और वैज्ञानिक ये कहते हैं, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है डॉक्टर हरिशंकर सिंघा। हरिशंकर सिंघा ये कह रहे हैं ये तो घोड़ों से इंसानों में बहुत जल्दी जो है वो ट्रांसफर हो सकता है गैलेंडर्स। ठीक है, और अगर जहां ये बीमारी मिल जाती है तो वहां पे उस एरिया को ना तकरीबन 2 या 3 महीने के लिए ना सर्विलेंस में रख देते हैं और हर 4-5 किलोमीटर में जानवर और इंसानों की खून की जांच भी करवाई जाती है। अब आप कहेंगे सर गैलेंडर्स बीमारी के प्रभाव या लक्षण इस प्रकार की क्या चीजें हैं, तो देखो वैसे तो एक घोड़ों की प्रजातियों में एक जानलेवा संक्रमक है, ध्यान देना, इसे जान भी चली जाती है। इसमें घोड़ों की नाक से खून बहता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, शरीर का सूख जाना होता है, पूरे शरीर पे फोड़े या गांठे टाइप से बन जाती है। बीमारी पालतू पशु में तक भी पहुंच जाती है, जैसे घोड़ों से गाय या भैंस के अंदर भी पहुंच सकती है। ठीक है, और दूसरी बात है अगर ये बीमारी हो जाती है तो फिर घोड़ों को क्या करता है, किया जाता है वैज्ञानिक तरीके से उसे मारना ही पड़ता है, क्योंकि फिर ये बहुत तेजी से जो है और स्प्रेड भी होती है और फिर मनुष्यों में भी आती है। अब मनुष्यों में क्या लक्षण है जी, जैसे कि मांसपेशियों में दर्द है, छाती में दर्द है, मांसपेशियों की अकड़न है, सिर दर्द है, नाक से पानी निकलना है, ये मनुष्यों के लक्षण होते हैं इसके अंदर। एक बात और याद रखिएगा, जो ये राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र है ना, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसके तहत ही स्थापित हुआ था। ठीक है ना, किस लिए हुआ था, घोड़ों की हेल्थ के लिए, ठीक है, और घोड़ों की प्रजाति के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए यह स्थापित किया गया था। स्थापना इसकी हुई थी 7 जनवरी 1986 को और इसके निदेशक का नाम है डॉक्टर यशपाल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा कि हरियाणा के अंदर किसे इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर के रूप में IMT सोहना को विकसित किया जाएगा। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। इसकी घोषणा अभी रिसेंटली विकास जैन ने की है, जो कि अध्यक्ष है गुरुग्राम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। और ये सोहना पड़ता कहां पे है, सोहना पड़ता ही हमारा गुरुग्राम के अंदर है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रदेश सरकार की कोशिश है कि कैसे भी कैसे करके भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए, मेक इन इंडिया किया जाए। और जैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान है वैसे वैसे आत्मनिर्भर हरियाणा अभियान भी है। इसी के तहत IMT सोहना को जो है इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाना है। अभी रिसेंटली इसकी एक बैठक हुई थी 24 जनवरी को और वो बैठक थी आपकी PhD चैम्बर, गुरुग्राम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, ठीक है, इनके द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी और उस बैठक में इसका निर्णय लिया गया था। ठीक है,
और क्या निर्णय लिया गया था, एक इंपॉर्टेंट बात है कि सोहना में 180 एकड़ भूमि में लिथियम आयन बैटरी से संबंधित जो है जापानी कंपनी को जो है आवंटित की गई है ये। और लिथियम आयन क्लस्टर भारत में रिसेंटली लिथियम रिफाइनरी जो है गुजरात के अहमदाबाद के पास में जो है वो लगाई गई है। ऐसे ही लिथियम आयन के लिए 180 एकड़ भूमि जो है ना वो जापानी कंपनी को आवंटित की गई है। अब आप समझ जाइएगा लिथियम कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए फिलहाल के लिए। और भारत में तो ये रेयर टू रेयर मेटल में है, बहुत ही हल्की धातु है ये, इसकी बैटरी बनाई जाती है। तो यूं कहिएगा इससे लाभ क्या हो जाएंगे सर, तो लाभ तो विदेशी निवेश बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग उद्योग बढ़ जाएंगे, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर अभियान को मजबूती मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में जो है बहुत सारी ऑक्सिलरी कंपनियां हैं वो भी स्थापित हो जाएगी, फिर लॉजिस्टिक सुविधाएं भी हो जाएंगी। तो काफी सारी चीजें जो है वो हरियाणा के अंदर हो जाएंगी। फिर इस वजह से हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा कितने नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं? अभी हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा 4 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। सर 4 कौन कौन से हैं ये? एक तो है बेटा भिवानी, एक है जींद, एक है गुरुग्राम, एक है नारनौल। ये 4 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं, याद कर लेना आप लोग। हरियाणा में सड़क दुर्घटनाओं में 2020 के दौरान कितने परसेंटेज की गिरावट दर्ज हुई है? 2020 में वैसे भी कोविड-19 चल रहा था और कोविड-19 के चलते चलते जो है ना लोग घरों से बाहर तो निकले नहीं थे, तो जाहिर सी बात है कि दुर्घटनाओं में तो कमी आएगी, लेकिन कितने परसेंटेज की कमी आई है? तो इसका सही आंसर होगा 13.82%, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। ना केवल सड़क हादसों में, सड़क हादसे 2019 में थे 10944, 2020 में 9431 हो गए। केस कम कितने हुए? 1513, और गिरावट कितनी हुई? 13.82%। अगर मृत्यु की बात की जाए तो जो 2019 में 5057 थी, लेकिन 2020 में 4507 हुई। केस कम कितने हुए? 550 के आसपास। गिरावट कितनी हुई? 10.87%। घायलों की संख्या 2019 में दर्ज की गई थी 9362, 2020 में दर्ज जो है वो की गई थी 7659, और केस कम कितने हुए? 1703, और परसेंटेज कितने हैं भाई? 18.19%। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हरियाणा में किसानों को किस पोर्टल पर घर बैठे मिलेगी कृषि उपकरण की आर्थिक सहायता और बोई गई फसल का ब्यौरा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसानों को घर बैठे ही अपनी कृषि उपकरण की आर्थिक सहायता वगैरह जो मिलेगी वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा नाम के पोर्टल पे मिलेगी, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। किसानों के लिए खुशखबरी है ये। अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे जो है किसान अपने द्वारा बोई गई फसल, खेत का ब्यौरा घर बैठे ही भर सकते हैं, सब कुछ जांच कर सकते हैं ये। ऐसा करने से उन्हें अपनी फसल को बेचने या इसे खराब होने का मुआवजा लेने में सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। और आने वाले टाइम में फसलों के लिए खाद, बीज, ऋण, ये जितने भी कृषि उपकरण वगैरह है इनकी सभी की जो भी आर्थिक सहायता होगी डायरेक्ट घर बैठे मिल जाएगी उनके अकाउंट में। ये घोषणा भी रिसेंटली किसने की थी? मुख्यमंत्री जी ने की थी। और एकमात्र राज्य है जहां पे एक बात और है कि 9 फसलों की खरीद की जा रही है एमएसपी पे, जिनमें से मुख्य बताता हूं। जैसे गेहूं है, एक धान है, जैसे बाजरा है, कपास है, मक्का है, मूंगफली है, मूंग है। ये फसलें ऐसी हैं जिनको एमएसपी पे जो है खरीद कर रही है हरियाणा सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। अगला क्वेश्चन होगा कि हरियाणा में कितने और गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति दी गई है? 3 दिन हो गए हैं मैं आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं। पहले दिन पढ़ाया था 223 गांव का, ठीक है ना। कल आपको पढ़ाया था मैंने आपको 69 गांव का, और आज पढ़ा रहा हूं मैं आपको 77 गांव का। 77 गांव को अभी रिसेंटली और 24 घंटे बिजली आपूर्ति दी गई है। योजना का नाम तो आपको पता ही है क्या है? महारा गांव जगमग गांव, ठीक है। और ये दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के गांव है, ठीक है। इस निगम में टोटल तकरीबन 2203 गांव हो चुके हैं, जिसमें 24 घंटे बिजली देने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। यह घोषणा किसने की है? इस निगम के प्रबंध निदेशक है जिनका नाम है डॉक्टर बलकार सिंह, ये याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। के अलावा बिजली निगम ने बहुत सारे कर्मचारियों को सम्मानित भी किया है, ठीक है। आप इस न्यूज़पेपर की कटिंग को देख सकते हैं, पंजाब केसरी न्यूज़पेपर 28 जनवरी का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे कि भी किन किन को दिया गया है, बस वैसे आप थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है कि FICCI फिक्की पुरुष स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फिक्की पुरुष स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है बजरंग पूनिया को,
ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये है बजरंग पूनिया। इनका जन्म 26 फरवरी 1994 को झज्जर जिले के खुदन गांव में हुआ है। इनकी हाइट 1.66 मीटर है। वेट इनका 65 किलोग्राम है और इनके कोच का नाम एमाजोरस याद कर लीजिएगा, काफी है, एमाजोरस बेटिनिडस। ठीक है, एक तो भाई पता नहीं इनको शर्म नहीं आती क्या नाम रखते हुए, इतने गंदे गंदे नाम है, बच्चे याद कैसे करें भाई इनको। चलो यार आप याद कर लेना, कैसे भी करके करना तो पड़ेगा। अवार्ड्स की बात करते हैं तो अर्जुन अवार्ड मिला है। ठीक है, रेसलिंग के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला हुआ है। अच्छा, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला हुआ है रेसलिंग के लिए और पद्म श्री भी मिला हुआ है इन्हें। गोल्ड मेडल मिला था इनको रेसलिंग में 2018 कॉमनवेल्थ गेम में और मेंस फ्री स्टाइल कुश्ती में 65 किलोग्राम भार के अंदर। तो ये बात याद कर लेना। और एक बात और है, फिक्की इंडिया ने जो है भारतीय कुश्ती के सूरमा कहलाते हैं बजरंग पूनिया, और निशानेबाज इला वैनिल वाला रिवन को जो है साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है ये, और इन दोनों को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। फिक्की की बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसका जो स्थापना हुई थी 1927 में हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना की थी घनश्याम दास बिरला ने और पुरुषोत्तम दास ने की थी। ये बात भी याद कर लेना आप लोग। इसी के साथ में ये लेक्चर समाप्त होता है और आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या रहेगा कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में कृषि की उन्नति के लिए कौन सी सिंचाई परियोजनाएं चलाई जा रही है। तो इसमें से ए ऑप्शन है लोहारू लिफ्ट सिंचाई परियोजना, पश्चिमी यमुना नहर योजना, JLN उत्थान सिंचाई परियोजना, हथिनी कुंड बैराज परियोजना। बताओ विस्तार से, जितना ज़्यादा आपको पता है। PDF फाइल अगर आपको चाहिए मेरे द्वारा सभी लेक्चर्स की तो स्टार IQ PDF को ज्वाइन जरूर कर लेना। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस भी मेरे स्टार IQ एजुकेशन से, आप उन्हें भी लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। कल फिर हाजिर रहूंगा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।